सातवीं क्लास आपका अध्याय है चौथा, मुगल साम्राज्य। यानी मुगल साम्राज्य कैसे भारत में स्थापित हुआ, कौन कौन सी नीतियाँ थी, मुगल कौन थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। चलो अध्याय की अपनी शुरुआत करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों और उनकी संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत कठिन काम था। यानी भारत एक जो उपमहाद्वीप था या एक बड़ा क्षेत्र था जहाँ लोग और लोगों की जो संस्कृतियाँ थी वो बहुत भिन्न थी। तो मध्यकाल में इस भारत पर शासन कर पाना एक अत्यंत कठिन काम था, क्योंकि यहाँ के लोग और उनकी संस्कृतियाँ और उनके धर्म सब अलग अलग थे। अपने पूर्ववर्तियों के विरुद्ध मुगलों ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूर्ण किया। अपने पूर्ववर्ती यानी मुगलों से पहले जितने भी शासक हुए उन्होंने इस काम को कर पाने में कठिनाई महसूस की, लेकिन मुगलों ने ये काम कर दिया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ता था। यानी छोटी अवधि के लिए ही जो उनसे पहले राजा जितने भी हुए छोटी अवधि के लिए भारत को एकत्र कर पाए और उनके ऊपर शासन कर पाए, लेकिन मुगल एक ऐसे शासक थे जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक करके फिर उसके ऊपर शासन किया। इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार किया। अब जो मुगल थे 16वीं शताब्दी में दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू करते हैं और 17वीं शताब्दी तक वो पूरे संपूर्ण भारत पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए वो उनके राज्य के पतन के बाद में भी मौजूद रहे। यानी जो उन्होंने राज्य के शासन चलाने की जो नीतियाँ और व्यवस्थाएं लागू की थी वो उनके राज्य के पतन के बाद में भी चली। यानी वो इतनी अच्छी नीतियाँ थी जिनका पालन किया गया उनके राज्य के पतन के बाद में भी। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप और उसके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख पाए। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यानी वर्तमान में जब भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लाल किले से ही, जो लाल किला जो है वो मुगल शासकों का निवास स्थान था जहाँ पर मुगल रहते थे, उसी लाल किले की जो प्राचीर है वहाँ से ध्वजारोहण करके राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जो ये मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, मुगल आए तो मुगल थे कौन, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। मुगल जो थे वो दो महान शासकों के वंशज थे। माता की तरफ से भी एक महान शासक के वंशज थे और पिता की तरफ से भी वो एक महान शासक के वंशज थे। अब उनके बारे में पढ़ेंगे। मुगल दो महान शासकों के वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज्य करता था। यानी मुगल जो थे अपनी माँ की तरफ से जो थे, उनकी जो माँ थी वो चंगेज खान जो कि एक महान शासक था चीन और वहाँ पे राज करता था, उसकी वंशज थी उसकी माँ। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। अब पिता की तरफ से वे तैमूर के वंशज थे वो भी एक महान शासक था जो इराक और ईरान और वहाँ पे राज्य करता था। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। अब जो मुगल थे खुद को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि चंगेज खान ने इतना बहुत अधिक नरसंहार कर दिया था, तो वो उस नरसंहार के भागीदारी बनना नहीं चाहते थे। वो ऐसा अपने को साबित करना नहीं चाहते थे। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे। दूसरी ओर जो मुगल थे तैमूर के वंशज होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इन महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। यानी तैमूर के वंशज कहलवाने पर ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि उन्होंने पहले जो तैमूर था उन्होंने दिल्ली पर अपना राज्य स्थापित तो दिल्ली को अपने अधिग्रहण में ले लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। यानी मुगलों ने अपनी वंशावली का प्रदर्शन जो है वो चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। जितने भी मुगल शासक हुए उन तैमूर के साथ में अपना चित्र बनवाया। चित्र एक को देखिए जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर को प्रस्तुत करता है। आप अपनी किताब में देख सकते हैं, ठीक है। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके जो प्रश्न है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे।